नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं पूरे देश भर की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे प्रकार की खबर सुबह 5 बजे रोज देखने के लिए चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की दुखद मौत के बाद प्रशासन ने खांसी की दवाई कफ सिरप लिखने वाले प्रवीण सोनी को हिरासत में ले लिया है और तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि बिहार विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न करा लिए जाएंगे, जिसके लिए आयोग ने राज्य पुलिस और प्रशासन के साथ गहन बैठकें की है। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में सिंगल इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रेशन प्रणाली जल्द लागू होगी, जिससे मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया और भी आसान और सुगम हो सकेगी। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए आज शाम 6 बजे पटना में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पदाधिकारी शामिल होंगे, जो उम्मीदवारों के चयन और प्रचार अभियान की रूपरेखा पर विचार विमर्श करेंगे। आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए आधिकारिक रूप से राजेंद्र गुप्ता को अपना उम्मीदवार नामित किया है, जो पार्टी की उच्च सदन में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पार्टी नेतृत्व ने इस नामांकन की घोषणा करते हुए विश्वास जताया कि गुप्ता सदन में दिल्ली और देश के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे। तमिलनाडु भाजपा ने मुख्यमंत्री स्टालिन से जल जीवन मिशन के तहत राज्य के सभी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने इस संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और दूरदराज के क्षेत्रों तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे मिशन कर्मयोगी अभियान में अब तक 3,900 से अधिक सरकारी कर्मचारी पंजीकृत हो चुके हैं। इन कर्मचारियों ने प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से 21,150 से अधिक प्रशिक्षण कोर्स पूरे किए हैं, जो एक बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले को पूरी तरह से व्यक्तिगत बताया है और किसी भी तरह के बाहरी दबाव या जबरन इस्तीफे की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उनके इस बयान ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में चल रही दलबदल की अटकलों को कुछ हद तक शांत करने का प्रयास किया है। नेपाल में गंभीर राजनीतिक अस्थिरता के कारण काठमांडू से जुड़ी सभी सड़कें और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिए गए हैं। प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अगले 2 दिनों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और नागरिकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे अपने घरों के अंदर ही रहें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री रामेश्वर डूडी का लंबी बीमारी के बाद 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। गहलोत ने डूडी के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए उनके जनसेवा के प्रति समर्पण को याद किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 8 अक्टूबर को भारत आएंगे, जहां वे अपने समकक्ष प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा सहयोग और हरित ऊर्जा साझेदारी को और अधिक मजबूती प्रदान करना है, जिससे संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच सके। तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता कुणाल घोष ने अपने हालिया रुख में नरमी दिखाते हुए सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह पार्टी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति वफादार रहेंगे। उनके इस बयान को बंगाल की राजनीति में चल रहे आंतरिक विवाद को सुलझाने और पार्टी के भीतर एकता बनाए रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत ने अपने पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भारतीय रुपए में ऋण देने की पेशकश की है। इस पहल से इन देशों के साथ भारत के व्यापारिक और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और रुपए का वैश्विक उपयोग बढ़ेगा। इस सप्ताह भारतीय बाजारों में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जहां सोने का भाव बढ़कर 1,70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और निवेशकों के सुरक्षित माने जाने वाले धातु की ओर बढ़ते रुझान को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवर शुगर फैक्ट्री के क्षमता विस्तार परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना से फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जिससे क्षेत्र के गन्ना किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
सिंगापुर स्थित एक प्रमुख फिनटेक प्लेटफॉर्म ने भारतीय बाजार में अपना परिचालन शुरू करने की घोषणा की है, जो मुख्य रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों SMEs को डिजिटल ऋण समाधान प्रदान करेगा। यह पहल भारतीय फिनटेक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी और छोटे व्यवसायों की पूंजी तक पहुंच को आसान बनाएगी। इस वर्ष त्योहारी सीजन की शुरुआत में ही ई कॉमर्स कंपनी ने रिकॉर्ड 105.5 करोड़ का कारोबार किया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 35% अधिक है। यह आंकड़ा भारतीय उपभोक्ताओं की बढ़ती क्रय शक्ति और ऑनलाइन खरीदारी के प्रति उनके मजबूत विश्वास को दर्शाता है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रही वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान केन्या और जापान के 2 विदेशी कोचों को आवारा कुत्तों ने काट लिया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और MCD ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्टेडियम में सुरक्षा की 4 विशेष टीमें तैनात की है। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी MLS मेजर लीग सॉकर इतिहास में 40 गोल और 40 असिस्ट करने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। यह नया रिकॉर्ड उनकी अद्भुत खेल प्रतिभा, लीग में महत्वपूर्ण भूमिका और लगातार शानदार प्रदर्शन की क्षमता को प्रमाणित करता है। भारतीय क्रिकेट जगत में रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य और आगामी टूर्नामेंट में उनकी भूमिका को लेकर दिलचस्प चर्चाएं और गहन विश्लेषण जारी है। विभिन्न विशेषज्ञ और प्रशंसक दोनों दिग्गजों के प्रदर्शन और नेतृत्व क्षमता पर अपने अपने मत व्यक्त कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अगले वर्ष होने वाले T20 विश्व कप के लिए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने का फैसला किया है। यह निर्णय हाल ही में विभिन्न देशों से प्राप्त आतंकी धमकियों के मद्देनजर लिया गया है, ताकि खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रशंसकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने मलेशिया ओपन के सेमीफाइनल में दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। उनकी यह शानदार जीत भारतीय बैडमिंटन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और खेल विशेषज्ञों द्वारा उन्हें भविष्य का बड़ा स्टार माना जा रहा है। इसरो ने एक नया नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो देश की भूस्थानिक डेटा और नेविगेशन सेवाओं को और अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाएगा। यह प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और लगातार हो रही वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाता है। भारत को हाल ही में अमेरिका से तेजस मार्क 1A फाइटर जेट का चौथा इंजन प्राप्त हुआ है, जिससे वायुसेना के बेड़े की परिचालन क्षमता मजबूत होगी। सरकार ने 2028 तक वायुसेना को कुल 83 विमान देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसके लिए उत्पादन प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन की सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम परियोजना को 98 करोड़ की मंजूरी दी है। यह अत्याधुनिक तकनीक रेल दुर्घटनाओं को रोकने और सिग्नलिंग प्रणाली को अधिक स्वचालित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। एक प्रमुख भारतीय तकनीकी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित एक नया स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण क्षेत्रों में रोगों के शुरुआती और सटीक निदान में मदद करेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पूर्व में ट्विटर ने गलत सूचना मिस इन्फॉर्मेशन के प्रसार को रोकने के लिए एक नई और सख्त एल्गोरिथम आधारित जांच प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली विशेष रूप से चुनाव और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित संवेदनशील विषयों पर कड़ी निगरानी रखेगी।